Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the structure and bioassay methods of abscisic acid. इससे पहले हम 3 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पढ़ चुके हैं जिनमें ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स ये तीनों शामिल हैं। तो ये 3 जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये इनफैक्ट प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं कि ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं एब्सिसिक एसिड, ये क्या है? ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में स्टिमुलेटर्स या प्रोमोटर्स भी आ जाते हैं और इनहिबिटर्स भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट 3 हार्मोन्स जिनकी मैंने अभी बात की कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन, वो आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में। एब्सिसिक एसिड जो है ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। अब इसका जो रोल है वो प्लांट की डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे है, जिसमें सीड डोरमेंसी, बड डोरमेंसी, कंट्रोल ऑफ ऑर्गन साइज, स्टोमेटल क्लोयर के हवाले से इसका रोल है। और उसके अलावा मोर इम्पॉर्टेंटली इसका जो रोल है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के दौरान है कि प्लांट को जब कोई बाहर से कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है तो उस दौरान इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है प्लांट में, और ये प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किन कंडीशंस में, किन स्ट्रेसेस में ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? ड्यूरिंग ड्राउट, जब वाटर अवेलेबल ना हो, सॉइल सेलेनिटी, सेलाइन सॉइल में ये प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कोल्ड टॉलरेंस के दौरान, फ्रीजिंग टॉलरेंस, इसी के साथ ही हीट स्ट्रेस एंड हैवी मेटल आयन टॉलरेंस जो है ये प्लांट में इस तरह की रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है कि वो इन तमाम स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकें। अब ये ब्रीफली दिखाया गया कि इसके जो रोल्स हैं प्लांट में। सीड डोरमेंसी है कि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करता है और इसका इफ़ेक्ट सीड की जर्मिनेशन, पोस्ट जर्मिनेशन की स्टेज पर भी है। उसके अलावा स्टोमेटल मूवमेंट के हवाले से देखें तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज़ करता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो रोल है वो ड्राउट स्ट्रेस रेजिस्टेंस में है कि ये जब किसी प्लांट को कोई स्ट्रेस मिलता है एनवायरनमेंट से, स्पेशली ड्राउट स्ट्रेस जब मिलता है, वाटर की कमी होती है, तो उस सूरत में एब्सिसिक एसिड जो है इस प्लांट में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि ये स्ट्रेस कंडीशंस में प्लांट में टॉलरेंस क्रिएट करता है या उसमें रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, तो इस हवाले से इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशंस में इसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है ड्यूरिंग ड्राउट, ड्यूरिंग वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। उसके अलावा एब्सिसिक एसिड को डोरमिन भी कहा जाता है। डोरमिन इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डोरमेंसी को इंड्यूस करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है। बड डोरमेंसी है या अंडरग्राउंड स्टेम्स जो हैं उनको डोरमेंट रखता है, सीड्स की ये डोरमेंसी काज करता है। तो ये डोरमेंसी को इंड्यूस करने की वजह से इसको डोरमिन भी कहा जाता है। और स्ट्रेस हार्मोन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस के दौरान ये प्लांट में जो है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो इसी के साथ इसके जो बाकी हैं नाम, उसमें एब्सिसिन 2 भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये एब्सिशन जो है काज करता है लीव्स की। जब लीव्स फॉल ऑफ होते हैं, एब्सेशन लेयर बनाते हैं, तो उसमें एब्सिसिक एसिड का रोल होता है। उसके साथ इसको इनहिबिटर बी भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। तो ये डिफरेंट नेम्स जो हैं इसके दिए गए हैं। एब्सिसिक एसिड इज़ अ माइल्डली एसिडिक डेक्स्ट्रोरोटेटरी सिस सेस्क्विटरपीन ग्रोथ हार्मोन। अब ये क्या है? इसका नाम जैसे है एब्सिसिक एसिड, एसिड इसके नाम के साथ ये इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक नेचर रखता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मीन्स इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है। और ये क्या है? ये सिज सेस्क्विटरपीन है। अब ये 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं ना, सिज एंड ट्रांस। तो सिज जो है वो पोलर नेचर का होता है। तो ये पोलर जो है आइसोमर है सेस्क्विटरपीन, जिसमें 3 आइसोप्रिनाइड यूनिट्स हों, ठीक है। इसके फार्मूला में हम अभी देखेंगे, तो उसको हम सेस्क्विटरपीन में रखते हैं। तो ये इसकी केमिकल नेचर है, विच फंक्शंस एज अ जनरल ग्रोथ इनहिबिटर बाय काउंटर एक्टिंग अदर हार्मोन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स और रिएक्शंस मीडिएटेड बाय देम। तो इसका जो मेजर रोल देखा गया है वो ये है कि प्लांट में इसकी प्रेजेंस जब देखी गई है तो
इसकी वजह से बाकी जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। जैसे अगर प्लांट में ऑक्सिन मौजूद है या जिब्रेलिन्स हैं या साइटोकाइनिन्स हैं, तो इन तीनों प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स की वजह से प्लांट की ग्रोथ इम्प्रूव होती है। लेकिन साथ में अगर एब्सिसिक एसिड मौजूद है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, इनके इफ़ेक्ट को कम करता है, इन तीनों हार्मोन्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। अब इस हार्मोन को सबसे पहले आइसोलेट किया है एडिकॉर्ट ने इन 1963। और कहाँ से इसको आइसोलेट किया है? फ्रॉम कॉटन बॉल्स। कॉटन कपास कॉटन का प्लांट का वो हिस्सा जहाँ कपास लगती है तो वो उसका कॉटन बॉल कहलाता है। कॉटन बॉल्स में से फर्स्ट इसको आइसोलेट किया है एडिकॉर्ट ने। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बट मोर अबेंडेंटली इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। वैसे तो प्लांट की हर पार्ट में इसको देखा गया कि पाया जाता है, लेकिन ज़्यादा अबेंडेंटली ये कहाँ होता है? ग्रीन सेल्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उन क्लोरोप्लास्ट में इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। द हार्मोन इज़ फॉर्म फ्रॉम मेवलोनिक एसिड और जेंथोफिल। तो इसका जो प्रिकर्सर है वो मेवलोनिक एसिड या जेंथोफिल है, जिससे इसकी सिंथेसिस होती है और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पूरी प्लांट बॉडी में इसकी ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या तो ये डिफियन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूज़ हो जाता है पूरी प्लांट बॉडी में, या फिर ये ट्रांसपोर्ट चैनल्स मीन्स जाइलम या फ्लोएम के थ्रू जो है ये पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। और इसमें इसका जो ये फार्मूला है ये दिखाया गया, जैसे हमने बात की कि ये सेस्क्विटरपीन है, 3 आइसोप्रीनाइड यूनिट्स इसमें होते हैं। एसिडिक इसमें COOH एसिडिक फंक्शनल ग्रुप दिखाया गया क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है, जिसकी वजह से इसको एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बायो एसे मेथड्स की तरफ। जैसे कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि बायो एसे मेथड्स क्या होते हैं कि किसी भी हार्मोन की एक्टिविटी को चेक करने के लिए जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल किया जाता है, कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर हम किसी हार्मोन की एक्टिविटी को चेक करते हैं, तो वो एसे या वो डिटेक्शन जो है वो कहलाती है बायो एसे। तो इसमें फ़र्स्ट तो ये कि एब्सिसिक एसिड जो है वो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है जितनी कि ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स या साइटोकाइनिन्स रखते हैं प्लांट में ग्रोथ के हवाले से या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से। अब एब्सिसिक एसिड करता क्या है? ये बाकी जो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं, इन तीनों की हम अभी बात कर चुके हैं कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन्स, ये तीनों क्या हैं? ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। इन तीनों की एक्टिविटी को ये क्या करता है? कम कर देता है, डिक्रीज़ करता है, ओवरकम ख़त्म कर देता है, इनको रिवर्स कर देता है, काउंटरएक्ट एंड इनहिबिट द रेस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट मटेरियल्स टू ईच ऑफ द ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन। कोई भी ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन प्लांट में अगर मौजूद है तो वो उस प्लांट की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन साथ में अगर एब्सिसिक एसिड मौजूद है तो एब्सिसिक एसिड क्या करेगा? उस ग्रोथ प्रोमोटर या ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन की एक्टिविटी को डिक्रीज़ कर देगा, इनहिबिट कर देगा। फर्स्ट इसमें बायो एसे मेथड में हम देखते हैं एक्सेलरेशन ऑफ एब्सिशन इन एक्साइज्ड एब्सिशन जोन्स या एक्स प्लांट्स। तो इसका जैसे हमने कहा कि इसको एब्सिशन भी इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ये लीव्स की एब्सिशन काज करता है। एब्सिशन क्या होता है कि लीव्स में फर्स्ट येलोइंग होती है, सीनिसेंस होती है और उसके बाद लीव्स जो हैं पत्ते वो गिर जाते हैं, जिसको एब्सिशन कहा जाता है। एब्सिशन जब होती है तो वहाँ पर एक एब्सिशन जोन बनती है जिसकी वजह से लीफ जो है वो प्लांट से फॉल ऑफ हो जाता है। अब इस मेथड में क्या जाता है कि सबसे पहले जब एडिकॉर्ट ने इसको डिटेक्ट किया एब्सिसिक एसिड को इन कॉटन बॉल्स, और उसके बाद एडिकॉर्ट एट ऑल मींस एडिकॉर्ट और उसके साथ जो को वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया कि इसका इफ़ेक्ट देखा कि ये जो हार्मोन है ये प्रमोट करता है लीफ की एब्सिशन को, और उन्होंने यही इसकी एक्टिविटी जो है इसी एक्टिविटी को यूज़ किया फॉर द बायोलॉजिकल टेस्ट। Test object was young cotton seedlings from which roots, stem, tips and blades of cotyledons means seed leaves were removed, leaving an ex-plant consisting of a section of stem to which the stumps of the petioles that is leaf stalks were still attached। तो इन्होंने जो टेस्ट ऑब्जेक्ट लिया वो लिया इन्होंने यंग कॉटन सीडलिंग्स, ठीक है, छोटी छोटी कॉटन की जो सीडलिंग्स थी वो ली, और उन सीडलिंग्स को क्या किया, उन सीडलिंग्स के रूट्स उन्होंने रिमूव कर दिए,
उन सीडलिंग्स की स्टेम की टिप्स रिमूव कर दी, और उन सीडलिंग्स के जो फर्स्ट कॉटिलिडनरी लीव्स अराइज होते हैं, जिनको सीड लीव्स भी कहा जाता है, क्योंकि जब वो सीडलिंग बनती है तो फर्स्ट जो उसके सीड अराइज होते हैं, उस लीव्स अराइज होते हैं उसके सीड से, वो उसके कॉटिलिडनरी लीव्स कहलाते हैं। तो इन कॉटिलिडनरी लीव्स को भी रिमूव कर दिया, तो बाकी क्या रह गया, रूट्स भी रिमूव कर दिए, स्टेम टिप्स भी, और सीड लीव्स भी रिमूव कर दिए। तो बाकी जो प्लांट पार्ट बच गया, जिसको एक्स प्लांट कहते हैं, उसमें सिर्फ स्टेम सेक्शन है, और स्टेम सेक्शन के साथ पेटियोल्स जो हैं, पेटियोल्स रहने दी हैं। ठीक है, लीव्स को मीन्स इस तरह से रिमूव किया है कि पेटियोल जो है वो उस स्टेम स्टाक के साथ रहने दी है, सिर्फ लीफ ब्लेड जो है, ठीक है, हमने बात की ना कि लीव्स रिमूव करने, तो ये लीफ ब्लेड जो है इसको रिमूव किया है, जबकि पेटियोल जो है उसको रहने दिया। तो अब हमारे पास जो एक्स प्लांट है उसमें सिर्फ ये स्टेम हुए, और स्टेम के साथ ये पेटियोल्स हैं, बाकी पार्ट्स रिमूव कर दिए गए। Abscisic acid may be applied either to the proximal or to the distal end of the abscission zone. Time taken by the petiolate stump to abscise in response to the application of a definite concentration of abscisic acid is taken as the standard. अब क्या किया था कि तमाम पार्ट्स रिमूव कर दिए, सिर्फ स्टेम और उसके साथ पेटियोल जो है वो रहने दिए। अब उस पेटियोल पे उसकी जो एब्सेशन जोन बनती है, उसकी प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड पे एब्सिसिक एसिड अप्लाई करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड इसमें कौन सा होगा, कि यहाँ पे जैसे आप देखें कि ये है ना पेटियोल, तो पेटियोल की ये स्टाक की ये बेस जो है, ये जो डायरेक्टली अटैच्ड है इस तरह से स्टेम के साथ, तो ये जहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये एक लाइन सी पेटियोल की, ये एंड ये कहलाती है प्रॉक्सिमल साइड। ठीक है, ये इसकी प्रॉक्सिमल साइड है, जबकि ये इसकी डिस्टल साइड है। ठीक है, पेटियोल की। तो यहाँ पर एब्सेशन लेयर बनती है। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं कि इसके पेटियोल की ये जो प्रॉक्सिमल साइड है या ये डिस्टल साइड है, इन पे अप्लाई करना है एब्सिसिक एसिड। यहाँ पे जोन्स के हवाले से दिखाया गया कि एब्सेशन जोन किस तरह से बनती हैं, ये दिखाई गई है इस तरह से, ये प्रॉक्सिमल साइड और ये दिखाई गई है डिस्टल। जैसे मैंने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर ये प्रॉक्सिमल और इस तरफ जो है ये डिस्टल एंड इसका है। तो प्रॉक्सिमल या डिस्टल एंड पे एब्सिसिक एसिड अप्लाई करना है, और उसके बाद देखना है कि जब एब्सिसिक एसिड अप्लाई किया है तो उसके कितनी देर के बाद वो जो पेटियोल है वो एब्सिस होती है या गिर जाती है। ठीक है, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का यही रोल है ना कि उसने एब्सेशन काज करनी है, और एब्सेशन वो काज करता है एट द बेस ऑफ पेटियोल, यहाँ पर एब्सेशन लेयर बनती है। तो जब एब्सिसिक एसिड यहाँ अप्लाई किया गया तो उसके कितनी देर के बाद वो पेटियोलर स्टम्प जो है वो गिर जाता है या एब्साइज होता है, ये टाइम चेक करना है, जिससे एब्सिसिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमिन की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें है इनहिबिशन ऑफ कोलियोप्टाइल सेक्शन ग्रोथ। Inhibitors have usually been detected by their ability to reduce the extension growth of oat or wheat coleoptiles. अब क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड, तो ये क्या करता है, ये ओट है या वीट है, इनके कोलियोप्टाइल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, इनमें एक्सटेंशन नहीं होने देता। सच growth is stimulated by auxins. A common practice has been to add a standard amount of indole acetic acid to the test solution and to observe the reduction by inhibitor of growth stimulated by auxin. अब यहाँ पर हमने करना क्या है, इस बायोअसे मेथड में हमने चेक करना है एब्सिसिक एसिड की एक्टिविटी को। किस एक्टिविटी को चेक करना है कि क्या वो ग्रोथ की इनहिबिशन कर रहा है। अब ग्रोथ की इनहिबिशन चेक करने के लिए पहले हम उस प्लांट को या सीड्स हैं तो उनको हम ग्रोथ प्रोमोटर्स भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ में एब्सिसिक एसिड प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम देखें कि ग्रोथ प्रोमोटर्स अपनी एक्टिविटी शो कर पा रहे हैं एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में या नहीं। अब इसमें ग्रोथ प्रोमोटर कौन सा लेना है, ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन की जो नेचुरल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड को टेस्ट सॉल्यूशन में शामिल करना है। ठीक है, ताकि इंडोल एसिटिक एसिड जो है उसने क्या करना है, उसने ग्रोथ को प्रमोट करना है, लेकिन साथ में हमने इसमें एब्सिसिक एसिड भी शामिल करना है, और ये देखने के लिए क्या एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में अब ये इंडोल एसिटिक एसिड कोलियोप्टाइल्स की एक्सटेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें जो इसका मेथड है उसमें क्या है कि वीट सीड्स लेने हैं,
ठीक है, गंदम के, और उनको थॉरली वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद 3 to 4 आवर्स के लिए उनको सोक कर देना है, पानी में भिगो देना है। 3 to 4 आवर्स के बाद उनको फिर निकाल लेना है पानी से, और उसके बाद उनको डार्क ह्यूमिड चैम्बर्स में जर्मिनेट होने के लिए रख देना है फॉर 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स का उनको इंक्यूबेशन पीरियड देना है। उसके बाद उन सीड्स को 72 आवर्स के बाद उन सीड्स को ले लेना है। उनकी जितनी ग्रोथ हुई होगी या उसमें से वो जो सीडलिंग सी बनने लगेगी, उसके ऊपर टिप का जो कोलियोप्टाइल होगा, ठीक है, उस सीड में से वो जो कोलियोप्टाइल अराइज होगा, वो कोलियोप्टाइल जो है हमने ले लेना है when the coleoptiles are about 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। जब कोलियोप्टाइल्स की लेंथ 3 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, या ऊपर का टिप का जो 3 सेंटीमीटर होगा, उसको हमने कट कर लेना है, और वही कोलियोप्टाइल्स हमने आगे टेस्ट स्पेसिमन के तौर पे लेने हैं। इन कोलियोप्टाइल्स को क्या करना है कि इनको स्पेसिमन ट्यूब्स में वर्टिकली जो है हमने रख देना है, और उस टेस्ट ट्यूब में जो है डिस्टिल वाटर भी शामिल कर देना है। और इन ट्यूब्स को फिर क्या करना है, इन ट्यूब्स को लाइट टाइट बॉक्स में रख देना है, और पहले उसको हम इनको इंक्यूबेट करेंगे एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए हम इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे इन कोलियोप्टाइल्स को। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि उनको कोल्ड टेम्परेचर देना है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर देना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, ये कोलियोप्टाइल्स के साथ हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि कोलियोप्टाइल्स को पहले हमने 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 आवर के लिए इंक्यूबेट किया, और फिर उसको हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेट किया। एंड दिस प्री ट्रीटमेंट हैज़ बीन फाउंड टू मिनिमाइज द रेजिडुअल एंडोजीनियस ऑक्सिन कंटेंट। अब हमने ये सारा क्या किया कि ये हीट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, और ये हम किस लिए कर रहे हैं कि हम जो उन कोलियोप्टाइल्स में जो पहले से मौजूद ऑक्सिन होगा, नेचुरली तौर पे जो उसमें ऑक्सिन पाया जाता है, वो जो रेजिडुअल ऑक्सिन होगा वो उसका कंटेंट मिनिमाइज़ करने के लिए ये ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, ताकि उन कोलियोप्टाइल्स में नेचुरली तौर पे जो ऑक्सिन मौजूद था उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए। अब ये करने के बाद क्या करना है, आफ्टर दिस द सब एपिकल 6 मिलीमीटर लेंथ्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स 2 मिलीमीटर बिलो द एपिसेस आर कट विद रेजर ब्लेड्स। फिर करना क्या है कि हमने, क्योंकि ये हमने तो सीड नीचे से सीड वाला पार्ट जो है वो तो वैसे ही रिमूव कर दिया था, कोलियोप्टाइल्स लिए थे, तो इन कोलियोप्टाइल्स को हमने प्री ट्रीटमेंट कर ली डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, ताकि उसमें जो ऑक्सिन कंटेंट है वो कम हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ऊपर का 2 मिलीमीटर पार्ट छोड़ के 2 मिलीमीटर के नीचे जो ये 6 मिलीमीटर सेगमेंट बनता है, 6 मिलीमीटर सेगमेंट हमने इन कोलियोप्टाइल्स का कट करना है विद द रेजर ब्लेड्स। और फिर इन 6 मिलीमीटर सेगमेंट्स को हमने क्या करना है, इनको हमने पेट्री डिशेज़ में डाल देना है, और उन पेट्री डिशेज़ में हमने एब्सिसिक एसिड भी शामिल करना है, इंडोल एसिटिक एसिड भी शामिल करना है, साथ में 3% सुक्रोज इन फॉस्फेट बफर जिसकी मोलैरिटी 0.006 होगी, और pH जो है 5.2 हमने सेट करनी है। और इस टेस्ट सॉल्यूशन के साथ इन कोलियोप्टाइल्स को हमने 20 आवर्स के लिए इंक्यूबेट होने देना है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इंक्यूबेशन के लिए हम छोड़ देंगे ताकि उन्होंने जो ग्रोथ करनी है वो उस टाइम में वो कर सकें, या अगर ग्रोथ इनहिबिट हो रही है तो वो भी हम चेक करेंगे आफ्टर 20 आवर्स। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो कोलियोप्टाइल्स हमने 6 मिलीमीटर सेगमेंट के लिए थे, क्या उनकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई। अब इंक्रीज़ किस सूरत में हो सकती है कि उसमें इंडोल एसिटिक एसिड तो मौजूद है जो प्रोमोट करता है ग्रोथ को, और इसकी वजह से जो है वो सेगमेंट जो है वो एनलार्ज हो सकते हैं, लेकिन साथ में हमने एब्सिसिक एसिड शामिल किया है तो इनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। मींस जो इंडोल एसिटिक एसिड है वो एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में ग्रोथ को प्रोमोट नहीं कर पाता। मींस एब्सिसिक एसिड इंडोल एसिटिक एसिड इंड्यूस्ड ग्रोथ को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ कल्चर्स ऑफ स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स। स्मॉल एक्वेटिक प्लांट्स के जो कल्चर्स होते हैं, कल्चर मीडियम में जब उनको ग्रो कराते हैं तो उनमें एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ग्रोथ को रिटार्ड करता है। अब इसमें कल्चर्स ऑफ लेमना माइनर, डकवीड कॉमन नेम है इसका, आर द सेंसिटिव मटेरियल्स टू रिस्पॉन्ड टू एब्सिसिक एसिड। Sterile cultures of Lamna minor grown under constant fluorescent light and constant temperature are used as biosafe materials। अब ये एक एक्वेटिक प्लांट है जिसका नाम है लेमना माइनर। ये आप देख लें, ये प्लांट है
बिल्कुल ये स्मॉल साइज प्लांट है और ये एक्वेटिक प्लांट है जिसको लेमना माइनर कहा जाता है, या इसका कॉमन नेम जो है वो डकवीड है। अब ये जो बायो एसे मेथड है इसमें यही प्लांट लेना है क्योंकि ये सेंसिटिविटी शो करता है टू एब्सिसिक एसिड। और इस प्लांट को क्या करना है, इनके स्टीराइल कल्चर्स बनाने हैं, इनको ऐसे प्लांट जिनको हमने ग्रो कराया है इन कांस्टेंट फ्लोरेसेंट लाइट के, उनको कांस्टेंट एक जितनी लाइट मिलती रही है और कांस्टेंट टेम्परेचर मिलता रहा है, ऐसे प्लांट्स हम लेंगे फॉर बायो एसे मटीरियल। ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि ग्रोथ इज़ वेजिटेटिव बाय बडिंग एंड इज़ डिटर्मिंड एज इंक्रीज ऑफ फ्रेश वेट। अब इनमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बडिंग के ज़रिए होती है और उससे फिर उनका ज़ाहिर है फ्रेश वेट भी इंक्रीज़ होता है जब ये बडिंग करते हैं। लेकिन जब हम एब्सिसिक एसिड शामिल करते हैं इनके कल्चर्स में तो एब्सिसिक एसिड कंसनट्रेशन एज़ लो एज़ 1 पार्ट पर बिलियन 1 ppb मीन्स एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन अगर 1 ppb से भी कम है तो भी ये इन प्लांट्स में इसकी ग्रोथ को रिटार्ड करेंगे या इनहिबिट करेंगे। ठीक है। वो किस तरह से करेंगे कि जो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है बडिंग के ज़रिए, अगर हम एब्सिसिक एसिड शामिल कर देते हैं इनके कल्चर्स में तो इनमें ये बडिंग नहीं होगी, इसको ये इनहिबिट करेंगे, और जब बडिंग नहीं होगी तो इनका जो फ्रेश वेट है वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। नेक्स्ट है बार्ले, राइस एंड व्हीट एंडोस्पर्म बायो एसे। Pellick in 1960 studied gibberellic acid induced production of alpha amylase in barley and subsequent release of reducing sugars into medium। पहले भी हम बात कर चुके कि जिब्रेलिक एसिड का जो रोल है मेजर वो ये है कि ये बार्ले, राइस या वीट के जो सीड्स होते हैं इनमें ये अल्फा अमाइलेज की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। सीड्स में जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है एल्यूरोन लेयर, उस एल्यूरोन लेयर में अल्फा एमाइलेज को प्रोड्यूस करता है ये। और वो अल्फा एमाइलेज क्या करते हैं, वो एंडोस्पर्म में मौजूद जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू सिंपल रिड्यूसिंग शुगर्स, और वो रिड्यूसिंग शुगर्स फिर कल्चर मीडियम में अगर हम सीड्स को रखते हैं तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स फिर उस कल्चर मीडियम में रिलीज़ हो जाते हैं, जिससे उसको डिटेक्ट किया जा सकता है कि अगर सॉल्यूशन में अब रिड्यूसिंग शुगर्स मौजूद हैं तो इट मीन्स कि वो सीड जो है उसके अंदर अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस हो रही है, और अगर वो नहीं पाए जाते रिड्यूसिंग शुगर्स तो इट मीन्स कि रिड्यूस स्टार्च जो है वो कन्वर्ट नहीं हुआ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा एमाइलेज। अब हमने बात की कि जिब्रेलिक एसिड जो है वो अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को इंक्रीज़ करता है, जबकि जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इट इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एमाइलेज विच इज़ ट्रिगर्ड बाय एब्सिसिक जिब्रेलिक एसिड इन आइसोलेटेड एल्यूरोन लेयर्स और डी एम्ब्रियोनेटेड सीड्स। कि अगर एल्यूरोन लेयर्स को आइसोलेट कर लिया जाए या फिर सीड्स को डी एम्ब्रियोनेटेड कर दिया जाए कि उनके एम्ब्रियो को रिमूव कर दिया जाए और साथ में उनको जिब्रेलिक एसिड अप्लाई किया जाए, तो दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि एल्यूरोन लेयर्स या डी एम्ब्रियोनेटेड सीड्स में जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, अल्फा एमाइलेज की कंसनट्रेशन को बढ़ाता है, जबकि एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। अब इसमें करेंगे क्या, हम इसी एक्टिविटी को चेक करेंगे। सीड्स को हमने कट कर लेना है, उसमें एम्ब्रियो कंटेनिंग पोर्शन को डिस्कार्ड कर देना है, रिमूव कर दिया। ठीक है, सीड को कट किया, उसमें जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है उसको रिमूव कर दिया, और बाकी जो सीड है उसको क्या करना है, प्लेस्ड इन वायल्स विद टेस्ट सॉल्यूशन, उसको इस तरह की वायल में वो सीड्स जो हैं डाल लेने हैं, और इसमें साथ ये टेस्ट सॉल्यूशन भी होगा। टेस्ट सॉल्यूशन में जिब्रेलिक एसिड भी होगा, एब्सिसिक एसिड भी होगा। जिब्रेलिक एसिड हम डालेंगे इसलिए ताकि हम उसकी एक्टिविटी को चेक कर सकें कि उसकी एक्टिविटी हो रही है एब्सिसिक एसिड की प्रेजेंस में, या एब्सिसिक एसिड जो है वो जिब्रेलिक एसिड की एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं। और साथ में एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट भी शामिल करेंगे ताकि इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो सके। और इन वायल्स में सीड्स को हमने डाल दिया, जिब्रेलिक एसिड डाल दिया, एब्सिसिक एसिड डाल दिया, और इसको हमने इंक्यूबेट होने के लिए छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद हम फिर इन सीड्स को लेंगे, और अगर इन सीड्स में अल्फा एमाइलेज बना होगा तो उस सूरत में इनके सॉल्यूशन में रिड्यूसिंग शुगर्स जो हैं वो रिलीज़ हो गए होंगे। ठीक है, एक तो हम रिड्यूसिंग शुगर्स को ऐसे कर सकते हैं कि टेस्ट सॉल्यूशन हम चेक करते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स जो है मौजूद हैं या नहीं है, और इंस्टेड ऑफ मेजरिंग रिड्यूसिंग शुगर इन द मीडियम अल्फा एमाइलेज में बी डायरेक्टली एसेड। दूसरा, हम इस मेथड के ज़रिए अल्फा एमाइलेज की डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि हम रिड्यूसिंग शुगर्स को चेक ना करें, हम डायरेक्टली अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को भी चेक कर सकते हैं। सिंस एंजाइम सिंथेसिस इज़ अ स्टेज क्लोजर टू द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड इन दिस सिस्टम,
then is sugar release. The authors regard this an advantage in itself. क्योंकि जैसे हमने अभी बात की कि इसमें हम अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन को डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, जिसकी वजह ये है कि जो अल्फा एमाइलेज है जिस साइड पे वो बनता है वो इट इज़ वेरी क्लोज टू द जिब्रेलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड एक्शन साइट, और हम डायरेक्टली जो है अल्फा एमाइलेज की सिंथेसिस को डिटेक्ट करते हैं रादर देन शुगर्स। तो ये जो है एडवांटेज है इस मेथड का, जिससे हम इजीली अल्फा एमाइलेज की प्रोडक्शन या उसकी इनहिबिशन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है बायोएसे फॉर डिटेक्टिंग एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी। अब इसमें ये जो एब्सिसिक एसिड है, हमने कहा कि ये क्या करता है, ये स्टोमेटा को क्लोज़ करता है। जब स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं तो उस सूरत में क्या होता है, ट्रांसपायरेशन नहीं होती, ठीक है, मींस एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी ये शो करता है। A greatly improved method has been described for the bioassay of abscisic acid as it possesses anti-transparent activity। क्योंकि एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है तो इट मीन्स कि ये क्या करता है, ये एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी शो करता है। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगी। द स्टोमेटल रिस्पॉन्सेज आर ऑब्जर्व्ड ऑन पीसीज ऑफ आइसोलेटेड एपिडर्मिस ऑफ कॉमिलिना स्पीशी emerged in small volumes of solution containing the compounds to be assayed। अब इसमें करना क्या है, स्टोमेटल रिस्पॉन्स देखना है, मतलब स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजिंग को चेक करना है। किस में, ये एक प्लांट दिखाया गया है कॉमिलिना स्पीशी, ठीक है। इस कॉमिलिना के क्या करना है, लीफ का जो एपिडर्मिस है वो रिमूव कर लेना है और उस लीफ एपिडर्मिस को एक टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल लेना है, जिसमें वो कंपाउंड भी शामिल होगा जिसकी एक्टिविटी को हम चेक कर रहे हैं, मींस एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एपिडर्मिस को हम टेस्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे, उसमें एब्सिसिक एसिड भी डाल देंगे। अब एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, उन एपिडर्मिस के ऊपर जो स्टोमेटा होंगे उनको क्लोज कर देगा। तो इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन लीनियर रिस्पॉन्सेज टू एब्सिसिक एसिड कंसनट्रेशंस ओवर द रेंज 10⁻⁻7 to 10⁻10 मोलर इन सिट्रेट बफर एट pH 5.5। अगर उस टेस्ट सॉल्यूशन में की जो सिट्रेट बफर की pH है वो 5.5 रखी जाए तो उस सूरत में हम लीनियर रिस्पॉन्स देख सकते हैं। मींस जितनी ज़्यादा एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, स्टोमेटा की क्लोजिंग उतनी ज़्यादा होगी और उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो कम होता जाएगा। तो ये लीनियर रिस्पॉन्स है, मींस एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन बढ़ाने से उसकी जो एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी है वो बढ़ती जाती है, मींस ट्रांसपायरेशन कम होती जाती है। तो ये हम इसमें एब्सिसिक एसिड की कंसनट्रेशन 10⁻⁻7 से 10⁻⁻10 मोलर की कंसनट्रेशन अगर उस सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो हम ये रिस्पॉन्स देख सकते हैं इसका। द एक्सटेंट ऑफ स्टोमेटल क्लोयर इन रिस्पॉन्स टू अ डेफिनेट कंसनट्रेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज़ द बेसिस फॉर दिस एसे। और इस एसे की जो बेसिस है वो है ही यही कि स्टोमेटल क्लोयर अगर होगा तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी और ये एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी शो करेगा। एंड इट इज़ पॉसिबल टू डिटेक्ट एज लिटल एज 26 पिकोग्राम ऑफ एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट इन द मीडियम। और टेस्ट सॉल्यूशन या मीडियम में 26 पिकोग्राम तक की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट किया जा सकता है इस एक्टिविटी के ज़रिए। लैक ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर रेगुलेटर्स इज़ अ यूनिक फीचर ऑफ दिस एसे। और इस बायो एसे का जो एक यूनिक फीचर है वो ये है कि अगर बाकी हार्मोन्स मौजूद हैं, ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है या बाकी कोई भी हार्मोन है, तो कोई भी हार्मोन इस एंटी ट्रांसपायरेंट एक्टिविटी को इंटरफेयर नहीं करता। कि एब्सिसिक एसिड अगर मौजूद है तो उसका ये रोल है कि उसने स्टोमेटा को क्लोज करना है, कोई भी हार्मोन इसकी इस एक्टिविटी को इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये इसका यूनिक फीचर है जिसकी वजह से ईज़िली इसकी डिटेक्शन जो है वो की जा सकती है। तो ये बायो एसे मेथड्स आज हमने पढ़े हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।